उसके बाद जो वालिद साहब अपनी चप्पल उतार के इस कदर मुझे पिटाई की, मेरी जिंदगी का मैं एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। और बहुत ज्यादा मुझे मारा, मतलब बेइंतहा। मेरी अम्मी रोकने की कोशिश की, मेरे भाई सब रोकने की कोशिश की, लेकिन रुके नहीं, बहुत ज्यादा पिटाई की। और वही पिटाई मेरी ज़िंदगी का एक तरह से टर्निंग पॉइंट बना और मैं फिर दोबारा मदरसे की तरफ चला गया। ट्रू रिपोर्ट्स के राइजिंग स्टार प्रोग्राम के पहले एपिसोड में मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं जिन्होंने अपना सफ़र मदरसे से शुरू करके जामिया JNU होते हुए यूएनओ तक पहुंचे और फिलहाल वो बिहार में सरकारी टीचर हैं। +2 के सरकारी टीचर का जॉब वो फिलहाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आदिल अफ़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया। मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप हैं कि राइजिंग स्टार में अभी सबसे ज़्यादा इस सहाफ़त की दुनिया में आप भी एक राइजिंग स्टार है, तो सबसे पहला तो आपका होना चाहिए था। शुक्रिया। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। जहाँ तक मैंने देखा, आप मदरसे से अपना सफ़र शुरू किया, जी जी, जामिया JNU होते हुए यूएनओ तक पहुँचे जी। बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है आपका, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की, किस तरीके से आपका जीवन का जो ये सफ़र शुरू हुआ। मेरा नाम आदिल अफ़ान है और अफ़ान चूँकि मेरे वालिद साहब का नाम है तो उसी तरफ निस्बत करके मैं अपने नाम के साथ अफ़ान लगाता हूँ। असल में आदिल नाम है। मैं कटिहार में एक गांव का नाम है कजरा, बरारी ब्लॉक में पड़ता है, उस वहीं के से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरी इब्तिदाई तालीम जो है गांव के मकतब से ही हुई और शुरुआती तालीम जो है मदरसे से हुई, गांव के मकतब से। उसके बाद मुझे हिफ्ज़ करने के लिए मेरे वालिद साहब ने, मेरे वालिदैन ने मुझे पड़ोस के एक मदरसा है, मदरसा इस्लाहिया सेमापुर, वो एक सरकारी मदरसा है जो कटिहार का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। वो मेरे घर से 4-5 किलोमीटर के फासले पर है, तो वहीं पर मुझे डाल। मदरसे में जाना नहीं चाहता था। अच्छा। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं, वालिद साहब चूँकि मेरे हाई स्कूल के टीचर थे, तो बचपन से ही वालिद साहब को देखते थे। एक उस ज़माने में पुराने टीचर का जो एक रुतबा होता था, गरचे आज तो बहुत ही घट गया है, बहुत अलग नज़रिए से टीचर को देखते हैं, लेकिन पहले आज से 15 साल 20 साल पहले लोग जो है टीचर को बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखते थे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे वालिदैन का और मेरे बड़े भाइयों का कि उन्होंने लगातार मुझे फोर्स किया और मुझे मजबूर किया। तो एक दिन मैं मदरसे में था तो मेरे वालिद साहब मुझे छोड़कर आए मदरसे में, और वालिद साहब के पास एक गाड़ी थी, बाइक थी उस ज़माने में, तो बाइक से छोड़कर आए और जो ही वो गेट से निकले, मदरसे के गेट से, तो मैं भी उनके पीछे पीछे गेट से निकल आया और वो आगे जाते रहे और मैं पीछे पीछे दौड़ते रहा। अच्छा। सामान वामान छोड़ करके। तो वालिद साहब जान रहे थे कि मेरे पीछे मेरा बेटा आ रहा है, लेकिन चूँकि वो अगर वो रुकते तो मैं उनके पीछे चढ़ जाता, लेकिन वो रुके नहीं। वो ये सोचकर रुके नहीं कि हम अगर रुकेंगे तो मेरे साथ घर चले आएंगे। तो चले गए, वो तेज़ गाड़ी करके चले गया और मैं कुछ देर रुका रहा, रास्ते में रुका रहा। फिर मैं सोचता रहा कि करूँगा क्या करूँ। उसके बाद जो वालिद साहब अपनी चप्पल उतार के इस कदर मुझे पिटाई की, मेरी ज़िंदगी का मैं एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। और बहुत ज़्यादा मुझे मारा, मतलब बेइंतहा। मेरी अम्मी रोकने की कोशिश की, मेरे भाई सब रोकने की कोशिश की, लेकिन रुके नहीं, बहुत ज़्यादा पिटाई की। और वही पिटाई मेरी ज़िंदगी का एक तरह से टर्निंग पॉइंट बना और मैं फिर दोबारा मदरसे की तरफ चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर उसके बाद हिफ्ज़ की, उसके बाद फिर दिल्ली में जाके सनाबिल में कुछ दिन पढ़ा। अच्छा। उसके बाद फिर वहाँ बीमार हो गया, फिर वहाँ से घर आया। उसके बाद फिर चंपारण में मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल की और फिर उसके बाद नदवतुल उलमा में चला गया। ठीक। उसके बाद नदवतुल उलमा में मैंने वहाँ से आलिमियत मुकम्मल की 2011 में। और मैं पढ़ने में एक एवरेज तालिब इल्म था, बहुत ज़्यादा ज़हीन भी नहीं कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर भी नहीं था, एक एवरेज तालिब इल्म था। तो वहीं से मुझे दिल में आया कि मुझे आगे कुछ करना है। अगर मैंने बचपन में ये ठाना था कि मुझे टीचर बनना है तो बन के दिखाएंगे। ठीक। तो फिर मदरसे में चूँकि यूनिवर्सिटी जाने का उस ज़माने में, मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ 2010, 11, 12, उस टाइम मेरे कुछ सीनियर जो हैं JNU आए थे, तो उन लोगों को देखता था कि वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैं सोचा कि जब मदरसे के बच्चे भी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, फिर मैं वहीं रहते हुए जब आलिमियत के आखिरी साल था तो मैंने पता किया कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी जाते हैं। फिर मदरसे के सर्टिफिकेट से और कैसे इसकी तैयारी की जाती है। तो मुझे बताया गया कि आप जो है
मदरसे के सर्टिफिकेट पे डायरेक्ट तो नहीं जा सकते हैं जेएनयू। आप एक प्राइवेट कोर्स होता है जामिया में, वो अब भी है। अच्छा जी। उस प्राइवेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर आप ग्रेजुएशन में यहाँ मदरसे के जो सर्टिफिकेट है आपके आलिमियत का, उसको वो इंटर एज इक्वल इंटर मानते हैं। अच्छा, ब्रिज कोर्स जो होता है? नहीं, ब्रिज कोर्स उस जमाने में नहीं था। ब्रिज कोर्स बाद में बना। उस टाइम जो है डायरेक्ट अगर कोई आलिम करके जाता तो उसको जामिया मिलिया इस्लामिया जो उसको एज ए +2 मानते थे। ठीक ठीक। +2 मान करके उसको आपको ग्रेजुएशन में डिस्टेंस मोड पे या प्राइवेट मोड पे आपको एडमिशन दे देता, रेगुलर मोड में। ठीक ठीक ठीक। तो फिर मैंने वैसे ही किया और जाकर मदरसे कंप्लीट करने के बाद, आलिमियत कंप्लीट करने के बाद मैं जामिया में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, ठीक, प्राइवेट से। तो वहाँ पर रहकर जो है 1 साल वो तैयारी की मैंने, खास करके जेएनयू के एडमिशन के लिए। जेएनयू में उस टाइम क्या होता था कि आप अगर फर्स्ट ईयर आपने जामिया से किया तो सेकेंड ईयर में आपके जेएनयू में एडमिशन हो जाता था जी। अब पिछले 4-5 सालों से इसको बंद कर दिया था जी। तो वो एक बहुत बड़ा जरिया था मदरसे के स्टूडेंट का वहां तक पहुंचने के लिए, हाँ, एडमिशन जामिया जेएनयू में लेने के लिए। तो मैंने भी वही किया। इससे पहले हमारे बहुत सारे सीनियर को देखा था वैसा करती है, और मैंने भी वही किया और 1 साल पूरी जी जान लगा करके तैयारी की। और एक जेएनयू उस टाइम एक ख्वाब था हम लोगों के लिए, और अब भी है। वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है। तो मेरा भी ख्वाब था, तो मैंने वो कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 इसमें एडमिशन हो गया। एक तो फर्स्ट ईयर का मैंने तैयारी की थी, फर्स्ट ईयर के लिए जापानीज में और सेकेंड ईयर के लिए अरबिक में। ठीक है। तो मुझे दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो मैंने फिर उसको प्रीफर किया सेकेंड ईयर को। अच्छा। क्योंकि अरबिक से मुझे थोड़ा सा लगाव था, मदरसे से पढ़ कर आए थे, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आपको जापानीज लेना चाहिए था, लेकिन मैंने अरबिक चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। इससे कबल मैंने जामिया का भी उसी साल जो है एंट्रेंस दिया था टर्किश लैंग्वेज के लिए। अच्छा। और जेएनयू आने से पहले मेरा टर्किश में एडमिशन हो चुका था। एडमिशन हो चुका था और मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में कुछ दिन क्लासेस भी की, मतलब 1 आध महीना लगभग वहाँ पे टर्किश सीखा भी कुछ। उस बीच में रिजल्ट आया जेएनयू का और मैं जेएनयू में आ गया। आप चले। अच्छा। फिर यहाँ से मेरी शुरुआत हुई तालीम की, बाज़ाब्ता तालीम की। अब तक तो मदरसे की दुनिया बहुत लिमिटेड और महदूद एक बैकग्राउंड था, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद जब अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग कल्चर के लोगों से जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, तब समझ में आया कि हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारी कौम, हमारी जो कौम है, हम जहाँ से जिस जगह से आए हैं वो कौम बहुत ज़्यादा पीछे है। और वहीं से मेरा एक जज्बा हुआ कि हम अपने कुछ पढ़ लिख कर अपने समाज में के लिए कुछ करेंगे। फिर मैंने वहाँ पर जो 4-5 साल का मौका मिला मुझे पढ़ने का, तो उसमें बहुत अच्छे तरह से मैंने कोशिश की कि मैं अपने परफॉर्मेंस अच्छा करूं और अच्छा परफॉर्म करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जेएनयू में रहते हुए बहुत अच्छे असातिज़ा मिले, ख़ास करके हमारे उस्ताद प्रोफेसर मुजीबुर रहमान साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी रहनुमाई की और हमेशा हमें साथ दिया। वन ऑफ माय फेवरेट टीचर मुजीबुर रहमान साहब। तो उन्होंने बहुत गाइड की और मैं उस टाइम जो है अंग्रेज़ी सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और बहुत मेहनत की उसके सिलसिले में। उसमें प्रोफेसर मुजीबुर रहमान साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। वो हमेशा मतलब हम सबको, स्टूडेंट को नसीहत करते थे कि जो आपकी मादरी ज़बान है उसको भूल जाइए यहाँ पर। अच्छा। आप अगर यहाँ पे सिर्फ आपको इस क्लास में अरबिक क्लासेस हैं, या तो अरबिक में बात करनी है या अंग्रेज़ी में बात करनी है, और अपनी मादरी ज़बान को अभी फ़िलहाल जितनी दिन कैंपस में है भूल जाइए। तो मैंने फिर, हम लोगों ने, कुछ हमारे साथी थे, उनकी बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश की। हालांकि हत्तल इम्कान मैंने कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से कर नहीं पाया, लेकिन पूरी कोशिश की और उसका फ़ायदा हुआ। फिर 2015 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी साल। हाँ, जेएनयू से उसी साल हम लोगों को एक बेहतरीन मौका मिला। कतर एक गल्फ़ कंट्री के एक बेहतरीन मुल्क है कतर। वहाँ पे हर साल जो है डिबेट हुआ करता है, इंटरनेशनल डिबेट अरबिक में। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, कतर फाउंडेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, उसके अंडर में बहुत सारे मराकज़ काम कर रहे हैं। उसी में से एक जो शोबा है मुनाज़रत कतर डिबेट के नाम से जाना जाता है। तो वो हर साल जो है यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया से, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, वहाँ के स्टूडेंट्स का बुलाते हैं और डिबेट करवाते हैं अरबिक में।
चूंकि पूरी दुनिया की पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में जहाँ जहाँ भी अरेबिक पढ़ाई जाती है, जी जी, चाहे वे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, या अफ्रीकन कोई कंट्रीज हो, या इंडिया हो, या पाकिस्तान हो, तो जहाँ भी अरेबिक के शोबे हैं यूनिवर्सिटी में, जी जी, तो वहाँ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, बल्कि यूनिवर्सिटी को दावत देते हैं और वहाँ से एक टीम भेजी जाती है। ठीक। और पूरी दुनिया के एक कंट्री से 1 या 2 ही टीम जाती थी। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम जो है हमारी यूनिवर्सिटी को भी एक दावतनामा मिला, जेएनयू को। अच्छा। जेएनयू को और जामिया को भी, दोनों को। ठीक। तो फिर वहाँ पे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अरेबिक अच्छी थी, तो उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, बाज़ाब्ता वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, कंपटीशन हुआ, डिबेट हुआ, इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट हुआ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बीच में। उसके बाद जो है 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने सिलेक्शन किया। फिर हम लोगों को, हम 4 में से मेरा भी एक नाम था। तो जाने के बाद जो है वहाँ पे हम लोगों ने मतलब एवरेज परफॉर्म किया, चूँकि हमारा पहला जो है कंपटीशन अरब कंट्री से हो गया था। अच्छा। अलजायर की एक टीम थी और बहुत अच्छी टीम थी। तो पहले राउंड में तो हम लोग, चूंकि उनका मुकाबला, जाहिर है कितनों भी हम अच्छी अरेबिक जान लें, लेकिन मुकाबला हमारा अरब से था, मतलब जिनकी मादरी ज़बान अरेबिक थी जी, और बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। तो उनसे मुकाबला हुआ, तो फिर उनमें हम लोग हार गए। फिर दोबारा हमारा ऑस्ट्रेलिया से हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया को तो हमने पछाड़ दिया। फिर कजाकिस्तान से हुआ, उसको भी पछाड़ा। फिर बाद में एक कतर की यूनिवर्सिटी से हो गई, तो कतर से हम लोग हार गए। अच्छा। तो बहरहाल एक एवरेज परफॉर्मेंस था, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने जैसा सोच के गया था उससे हम लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया और अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला जी। पहली बार ऐसा हुआ था, इंडिया से टीम गई थी, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद वो हमारी ज़िंदगी में एक तरह से एक्सपोजर मिला मुझे इंटरनेशनल। पहला वो मेरा सफ़र था। अच्छा। पहला मुल्क था जहाँ पर मैंने सफ़र किया, इंडिया से बाहर सफ़र किया। बहुत सारी चीज़ देखने को, बहुत सारी चीज़ समझने को, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। जो खास करके जो यूनिवर्सिटी, उसमें लगभग 67 कंट्री के स्टूडेंट्स आए थे। 67 कंट्रीज़ के स्टूडेंट आए थे। तो जाहिर सी बात है, जब पहली मरतबा आप इतने लोगों के, इतने अलग देशों के लोगों से मुलाकात करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो जाहिर से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और एक अच्छा मौका मिला मुझे वहाँ पे कुछ। फिर वहाँ से आने के बाद जो है हमने दोबारा एमए में एडमिशन लिया, एमए में जेएनयू में एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई शुरू की। फिर 2017 में, एमए के लास्ट ईयर में, 2017 में जब हम लोग लास्ट फाइनल ईयर में थे, तो अमेरिका में वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस जी, संयुक्त राष्ट्र जिसे कहते हैं जी। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। लगभग 195 इसके मेंबर्स हैं और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है, उनकी जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें से एक अरबिक भी है। ठीक। तो वो अपने उन 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में हर साल जो है एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि पूरी दुनिया से बेहतरीन ऐसे लिखने वाले लोगों का इंतखाब करते हैं, चूँकि एक टॉपिक दे देते हैं, कि पर्टिकुलर एक टॉपिक मोस्टली वो ग्लोबल इश्यूज़ पर होते हैं। ठीक है। और आलमी हम आहंगी, यानी कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे मुल्क के साथ अमन व सुकून के साथ कैसे रह सकते हैं, इस तरह के टॉपिक देते हैं और उस पर आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए बोलते हैं। और उसमें से जिसका बेहतरीन आर्टिकल होता है, तो वो 10 आर्टिकल्स को सेलेक्ट करते हैं हर एक लैंग्वेज से। अच्छा, हर एक लैंग्वेज से, पूरी दुनिया से जो 6 उनके ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें फ्रेंच है, क्या कहते हैं, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है और आपके अरबिक है। तो इन 6 लैंग्वेज में वो पूरी दुनिया से 10-10 लड़कों का सिलेक्शन करते हैं और वो लड़के ऐसा हो जिनकी वो मादरी ज़बान भी ना हो। अच्छा। ये एक कंडीशन था कि वो मादरी ज़बान ना हो, उनकी मादरी ज़बान ना हो, बल्कि कोई दूसरी उनकी सेकेंडरी ज़बान हो, ठीक, जिसको उसने सीखा हो या कहीं से उसने तालीम हासिल की हो। ठीक। तो चूँकि अगर ऐसा होता तो अरब वाले ज़्यादा होते, बिल्कुल, हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता। तो बहरहाल उसने 10 लोगों में मेरा भी सिलेक्शन हुआ अरबिक में। और मतलब पूरी दुनिया से अरबिक पे 10 बच्चों को चुना गया, उसमें से एक बच्चा आप भी थे? एक बच्चा मैं भी था, अलग-अलग कंट्रीज से। बिल्कुल। तो उसमें से एक मेरा भी नाम था। उसके बाद जो है सिलेक्शन हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, 2-3 राउंड होते हैं उसमें, सिलेक्शन का जो है प्रोसेस है।
सारे प्रोसेस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होता रहा, और फिर एक मौका मिला यूएस जाने का 2017 में। तो उसी टाइम मैंने वीज़ा के अप्लाई किया। तो जब मेरी बारी आई इंटरव्यू के लिए, तो जो वीज़ा ऑफिसर थी एक लेडी थी। अच्छा जी। तो वो मुझसे पूछा कि क्यों जाना चाहते हो और कैसा इनविटेशन है आपके पास। तो मैंने दिखाया सारी चीज़ कि यूएनओ का इनविटेशन है, और मेरा इस तरह से 6 लैंग्वेज में, एक अरबिक में, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वीज़ा ऑफिसर जो थी वो इत्तेफाक से अरब कंट्रीज़ के किसी एक अरब कंट्रीज़ में काम कर चुकी थी इससे पहले। अच्छा। तो उनको थोड़ी बहुत अरबिक आती थी। किस्मत अच्छी थी आपकी। तो उसने मुझसे अरबिक में कुछ सवालात किए, तो मैंने बेहतरीन उनको जवाब दिया, तो खुश हो गई एकदम, और बहुत मुतासिर हुई कि अच्छा, इंडिया में भी इस तरह के लोग हैं, अरबिक बोल सकते हैं, अरबिक के लिए इतना उनका क्रेज़ है। तो फिर मेरा वीज़ा जो है एक्सेप्ट वहीं पर हो गया, उसने फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर दिया। बहरहाल मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला, और ये 15 दिन का टोटल ट्रिप था। तो पहली बार जो है अमेरिका गए, और हम लोग सबसे पहले बॉस्टन में हम लोगों का इस्तकबाल हुआ। बॉस्टन एक अमेरिका का बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो न्यूयॉर्क से लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो एक बहुत ही अलग किस्म का एक तजुर्बा रहा। वहाँ भी लगभग जो है 60 स्टूडेंट्स थे पूरे दुनिया से, और 60 जो है अलग अलग लैंग्वेज के, मतलब 6 जो ऑफिशियल, हाँ 10-10 करके 60 स्टूडेंट थे, लेकिन अलग अलग कंट्री से। वो भी लगभग 70 मतलब 60 65 या 55 कंट्रीज़ के लोग थे। 55 कंट्रीज़ के। तो वो भी एक नया तजुर्बा रहा, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बहुत मुख्तलिफ अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहे, और हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो है कि हम लोगों को फिर वहाँ से न्यूयॉर्क लाया गया 4-5 दिन वहाँ रहने के बाद। और न्यूयॉर्क में जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2-4 दिन हमारे गुजरे, उनमें सबसे ज़्यादा जो अहम ये था कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली है, जनरल असम्बली जहाँ पर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, या एम्बेसडर हो, या कोई बड़ा जो है कंट्री का नुमाइंदा हो, वो जाकर वहाँ पर स्पीच देते हैं। जो जनरल असम्बली का जो असम्बली होता है हर साल, तो उसमें जाकर स्पीच देते हैं और अपनी बात रखते हैं, अपनी कंट्रीज़ की या पूरे ग्लोबल इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेज है, एक आलमी स्टेज है। तो उस स्टेज पे हमें 2 मिनट बोलने का मौका मिला, और वो पूरा लाइव हो रहा था, पूरी दुनिया उस टाइम उसको देख रही थी। अच्छा। तो मैं जब वहाँ पे अमेरिका में स्पीच दे रहा था, तो मेरे घर वाले उसको देख रहे थे। अच्छा। तो एक बहुत जज्बाती और बहुत तरह से इमोशनल ये था कि उस टाइम जो है अमेरिका के सबसे बड़े स्टेज से मैं खिताब कर रहा हूँ, और एक गांव देहात बिहार के एक गांव में जो है मेरे लोग देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। आप भी गांव से गए हैं, और गांव से गए, तो ये एक बड़ा मौका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमी आदिल अफ़ान मिन जामिअत जवाहरलाल नेहरू बिल-हिंद। युशर्रिफुनी अन उशारिककुम अल-यौम तजरिबती अश-शख्सिय्या हौल अवज़ाअ अत-तालीम फ़ी मिंतक़तिना मिन खिलाल हाज़िही अल-मिनस्सा। वहाँ पे हम लोग रहे, न्यूयॉर्क शहर का हम लोगों ने विज़िट किया, दौरा किया। तो उसके बाद फिर 15 दिन के बाद हम यहाँ पर वापस आए। ठीक। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मुझे काम, वो जो एक मेरा एक्सपोजर था, एक बड़ा एक्सपोजर था, तो उस बिना पर कहिए या अल्लाह की मेहरबानी कहिए कि मुझे बहुत सारे मौके मिले काम करने का। मुझे मेरे साथ, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म होने के बावजूद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, या मतलब कमजोरी फील नहीं हुई। स्टूडेंट जब मैं तालिब इल्म के ज़माने में था, उसी टाइम से मुझे कुछ काम मिल गए थे, ट्रांसलेशन का काम मिल गया था। तो जब मैं JNU में दाखिला लिया, तो फिर मैंने अपने वालिदैन से कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं उसी टाइम से काम करने लगा, कुछ पार्ट टाइम काम करने लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे काम ना मिला हो। उसके बाद कई कंपनीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, कॉन्सेंट्रिक्स हो, IIR हो, या एक्सेंचर में हो, इस तरह के कंपनी जो लैंग्वेज जहाँ पर काम आ सकता है, तो उस तरह की कंपनी में, गूगल के अंडर में, गूगल के ऑफिस में एक बड़ी कंपनी है, उसके वहाँ पे काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैंने PhD में एडमिशन लिया। 1 साल चूँकि गैप हो गया मेरा, तो उसके बाद फिर PhD में एडमिशन लिया जामिया में, इंटरनेशनल रिलेशन में। एक उसका डिपार्टमेंट है, इंडिया अरब कल्चरल सेंटर, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, और फिर मेरी PhD की तालीम वहाँ से शुरू हो गई। उसमें बीच में भी काम करने का, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का साथ काम करने का मौका मिला। PhD आपकी कंप्लीट हो गई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह PhD गुज़िश्ता साल जो है कंप्लीट हो चुकी है।
2-3 बड़े बड़े जो कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड जुडिशियरी समिट लखनऊ में होता है हर साल जो, जहाँ पर दुनिया के जो चीफ जस्टिस हैं, बड़े बड़े आते हैं, चीफ जस्टिस हैं या जो लीगल पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नर हो या फिर क्या कहते हैं कोई वकील हो या अलग अलग कंट्री के जो नुमाइंदा हो या चीफ जस्टिस हो या जजेस हो, बड़े बड़े जजेस हों, तो वो लोग आते हैं, हर साल उनका जमावड़ा होता है। तो वहाँ पे मुझे इंटरप्रिटेशन का काम मिला। अच्छा। लगातार मैंने वहाँ पे 3-4 साल तक काम किया, जहाँ पे जज आते थे अरब कंट्रीज से, तो उनको मैं इंटरप्रेट करता था अंग्रेज़ी में, और उन लोगों की बातें जो होती थी उनको मैं पहुँचाता था इन तक, और इनकी बातें इन तक पहुँचाता था। उसके अलावा अभी 2022 में इंटरपोल का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो पूरी दुनिया की जो सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस जिसे जी, हाँ, तो उनका कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें भी इंटरप्रिटेशन का काम करने का मौका मिला। इस तरह एक बार जो है कुवैत के किंग आए थे 2016 या 17 गालिबन 16 में, तो कुवैत के किंग आए थे इलाज कराने के लिए, जाबिर नाम से उनका नाम है। तो वो जब आए थे तो उनके डेलीगेशन के साथ एक बड़ी टीम आई थी, उनकी बहुत बहुत बड़ी टीम थी, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और कुवैत के जो अमीर थे उनका इंटरप्रिटेशन करने का डायरेक्ट फेस टू फेस उनका मौका मिला। तो इस तरह की चीज़ों के साथ जो है मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद फिर फाइनली मुझे कतर एम्बेसी में जॉब करने का मौका मिला। पिछले साल इस साल जो है कतर एम्बेसी में एक वैकेंसी निकली थी। जी, मतलब कतर एम्बेसी में भी काफी काम किया आपने? हाँ, मैंने कतर एम्बेसी में कितने महीनों तक आपने? वहाँ पे ज़्यादा दिन काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बस ज्वाइन ही किया था, 3-4 महीने हुए थे। फिर मैं जो है इधर आ गया, बिहार आ गया। तो ये मेरी मुख्तसर सी जर्नी है। तो असल में क्या होता है कि आपने कतर एम्बेसी में काम किया और उसके बाद आपकी बिहार सरकार में +2 के सरकारी स्कूल में आपको नौकरी मिल गई। आप जहाँ एक तरफ अमेरिका घूमा आपने, कतर आपने घूमा, कतर एम्बेसी में आपने काम किया, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हो रहा था। अचानक ऐसा क्या हो गया, मूड बदल गया? वहाँ तो अच्छी खासी सैलरी भी होगी, ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब इस जॉब की या इस नौकरी के बराबर सैलरी नहीं होगी। अचानक आपका रुख ही मुड़ गया पूरी तरह से, ऐसा क्यों? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, ये बात तो सही है कि जो एम्बेसी की जॉब, मैं जिस एम्बेसी में था वो बहुत शानदार रॉयल जॉब थी, और यकीनन बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था, बड़े बड़े प्रोग्राम में, इवन प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में भी जाने का मौका मिला, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में। तो वो एक अच्छा एक्सपोजर था और अच्छा काम भी चल रहा था। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं जब JNU में था, उसी टाइम मेरे दिल में ख्वाहिश हुई थी कि मुझे अपने इलाके के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है। और आप कितना भी पढ़ लिख लें, अगर आप कुछ समाज को दे नहीं सकते हैं, पढ़ लिख करके आप चले गए नौकरी वगैरह, या मैंने आपसे कहा कि मुझे नौकरी की कभी ये नहीं हुई, मतलब टेंशन नहीं हुआ कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक नौकरी छोड़ा, कहीं 1 साल काम किया, फिर पसंद नहीं आया तो छोड़ दे, स्विच कर दिया। होता है कि जगह आपके पास अभी वीजा है, आप अमेरिका भी जा सकते हैं काम की तलाश में, लोगों का ख्वाब है, आपने भी वही कहा, तो वहां भी आप जा सकते थे। हाँ, मेरे पास मौका होता है। गांव का एक बंदा है, वो तो सोचेगा ना कि भाई अमेरिका चले जाएंगे, फैमिली साथ में, कितनी खुशी की बात होगी। तो आपका दिमाग में कभी नहीं आया कि भाई बिहार में जा रहे हैं, सैराब का इलाका, आप जिस जगह पे फिलहाल बैठे हैं, ये पूरी तरह से ये हमेशा हर साल ये डूबता रहता है? बिल्कुल सही बात। कैसे ख्याल आ गया कि इस इलाके में आ जाना? बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि नहीं, मुझे मौका भी मिला, ऐसा नहीं कि मेरे पास वीजा है, अब भी जा सकता हूँ मैं, और US जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा, और लोग चाहते हैं कि वहाँ पे अगर कुछ झाड़ू लगाने का भी काम मिल जाए तब भी चले जाएंगे। अभी एक एतबार से खुश है जो भी है, लेकिन पूरी तरह से मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया हूँ। तो वही दिल में ख्वाहिश थी, और उसी ख्वाहिश के बिना पर मैंने जो एग्जाम दिया और सिलेक्शन होकर आया। यहाँ आने के बाद जो मैं सोच कर आया हूँ, मेरे दिल में एक तरह से एक मिशन है, उस मिशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो मेरे पास 6 ही महीना हुए हैं और इस जॉब को पकड़े, इस नौकरी को, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हो रहा कि मेरा डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत नहीं था, और मुझे अभी काम करने का मौका है और कर सकता हूँ। अगर मैं मिशन में कामयाब हो गया तो मेरे लिए ये एक तरह से एक मेरा डिसीजन सही होगा। यहाँ जब स्कूलों की हालत देखा, यहाँ पर बिहार में आने के बाद,
स्कूल से पहले मैं अपने इलाके की बात करूं तो हमारी जो बिरादरी है शेषाबादी, जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूं, तो उस बिरादरी में तालीम का जो ग्राफ है बहुत ही नीचे है। बहुत ही खाल लोग जो हैं वो एजुकेशन में कुछ कर पाते हैं या आगे बढ़ते हैं, बल्कि ज़्यादातर वो लोग खेती बाड़ी करते हैं। पिछले कुछ सालों से कुछ बेदारी आई है लोगों के अंदर और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कि यहाँ पर जो फीमेल एजुकेशन है हमारी बिरादरी में, ख़ास करके पूरे सीमांचल में तो है ही, लेकिन हमारी बिरादरी में बिल्कुल लो है, बहुत ज़्यादा। आप 10% भी नहीं पाएंगे, बल्कि 90% जो है हमारे बिरादरी में लोग अभी इस एजुकेशन के मामले में, ख़ास करके जो औरतों की तालीम है इसके मामले में पीछे है। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये एक मेरा मिशन है कि इस सिलसिले में हम काम करें। तो मैं जब स्कूलों में देखा, तो स्कूल जब ज्वाइन किया तो देखा कि मतलब इस कदर स्कूल में बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन उनके जो तालीमी लियाकत होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। मैंने बच्चों से मतलब 10वीं के बच्चे हैं, लेकिन 10वीं के बच्चे हैं, 7वीं के बराबर भी उनका उससे भी कम है। उससे भी कम है, बिल्कुल बस क्लास जा रहे हैं, एग्जाम किसी तरह हो जा रहा है, चले जा रहे हैं और क्लास बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो उसका लेवल है, नॉलेज है, बिल्कुल जीरो है। तो ये गरीबी जो हमारे यहाँ पे है, मतलब बहुत बड़ा मसला है। टोटल जिम्मेदारी, मतलब इसके पीछे का कारण एक गरीबी हो सकती है। यही है, मेन रीजन यही है, गरीबी ही है। बहुत सारे हम जब इंटरेक्शन होता है, हमारे गांव वालों से बातचीत होती है, तो उनकी ख्वाहिश तो होती है, दिली ख्वाहिश होती है लोगों के कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन कैसे पढ़ाएं, हमारे पास नहीं है, साधन नहीं है। ज़्यादा इंटरव्यू लंबा हो रहा है, तो मैं आपसे बस एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने जॉब चुना, फिलहाल आप यहाँ पर हैं, तो बिहार के इस एजुकेशन सिस्टम को, और दिल्ली में आपने रहा तो दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को, आप टीचर भी हैं, तो किस नाहियत से देख रहे हैं कि अब अगर बदलना होगा तो कितना कुछ हो सकता है, फ्यूचर में कितना बदल सकता है? यकीनन जो सरकार जो कोशिश कर रही है, बहुत अच्छी कोशिश है। सरकार जो एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाह रही है, और हम लोग भी उसके पार्ट हैं, सरकार के अब पार्ट हैं, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि जो अभी नए टीचर आए हैं पिछले 1 साल में, जो BPSC से बहाल होकर टीचर आए, इनमें बहुत अच्छे टीचर हैं। सब तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छे टीचर आए हैं, और अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से। लास्ट में मैं आपसे कहूँगा कि आपका इंटरेस्टिंग सफ़र ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, बता दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, ख़ास करके मैं जब जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, मदरसा बैकग्राउंड से, बहुत सारे लोग जो है अब मदरसे में पढ़ना नहीं चाह रहे। अच्छा। अभी पता नहीं, ये समझते हैं, गार्जियन हो चाहे स्टूडेंट हो, वो समझते हैं कि मदरसे पढ़कर क्या करोगे। हम ये कहते हैं, अगर आप कहीं भी मेहनत से पढ़ेंगे, चाहे वो स्कूल हो, मदरसा हो, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपके पास जो है वो 3 इडियट मूवी देखें, उसमें जॉब झक मार करके आएगी, काम झक मार कर, मतलब काबिलियत होगी तो आपके पास काम भी आएंगे। और दूसरी बात है, जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, जो मेरे भाई मदरसे में पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को मदरसे के दौरान तालिब इल्म में बहुत कमतर फील करते हैं कि हम जो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारी जो है दुनिया बस यहीं तक है, मस्जिद तक है, या मदरसे तक है, या मकतब तक है। ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इस पहले एपिसोड में आदिल अफान साहब थे, जिन्होंने मदरसे से सफ़र तय करते हुए वो यूएन तक पहुँचे, कतर एम्बेसी में उन्होंने काम किया। फिलहाल जो है बिहार में सरकारी टीचर हैं, वो भी +2 के यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं। तो जाहिर सी बात है, इनका सफ़र वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना डिटेल्स हमें दे सकते हैं, और हम आपके साथ ज़रूर मिलेंगे। आपकी कहानी भी हम लोगों के सामने ज़रूर पेश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।